नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका वैम्पायर हॉरर में। आज जो स्टोरी हमें जानने को मिली है और जिस भाई ने हमारे साथ शेयर की है, उसी की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मैं लगातार 8 साल से ट्रक चलाने का काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, कब समय खराब आ जाए, कब इंसान के साथ में कुछ बुरा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो मैंने कभी भी भूत प्रेत को देखा नहीं था। अच्छी खासी मेरी उम्र हो चुकी थी, लेकिन कभी भूतों से वास्ता पड़ा ही नहीं था। मैं कभी कभी दोस्तों के बीच बैठता था जो हमारी तरह ही ड्राइवर भाई थे। तो कभी कभी वह लोग बताते थे कि मैं फलां रोड पर जा रहा था। आधी रात हो गई थी, तब मेरे सामने कुछ भूत नजर आ रहे थे। कुछ ऐसी कहानी मेरे दोस्त बताया करते थे, तो मैं आश्चर्य में रहता था कि मैं भी तो रात को सफर करता हूं। ज्यादातर मेरे ट्रक के सामने अभी तक तो कोई भूत प्रेत आया ही नहीं। मैं उनसे पूछता था कि वाकई में जो आप कह रहे हो वह बात सच्ची है। तब मेरे दोस्त कहते थे कि हाँ भाई मोहन, सच्ची बात है। मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं उनकी बात पर संदेह करता था कि झूठ बोल रहे हैं। मैं भी तो लगातार 8 साल से ट्रक चला रहा हूं। ज्यादातर मैं रात में ही सफर करना पसंद करता हूं। तो उनके साथ जब भूत नजर आ सकते हैं, तो मेरे साथ क्यों नहीं? तो क्या मैं कोई स्पेशल बंदा हूं जिससे मुझसे भूत डरते थे? खैर, मैंने कभी भी अपने दोस्तों के बातों पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वे झूठ बोलते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं राजस्थान की एक हाईवे से गुजर रहा था। शाम के करीब 8 बज चुके थे। गर्मी का टाइम था। मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मैंने एक ढाबे पर अपना ट्रक रोक दिया। जब पानी वाणी पीने के बाद मैं अपने ट्रक के पास में आता हूं, तब एक अधेड़ व्यक्ति मेरे पास में आता है। कहता है, ड्राइवर साहब, आप मेरी मदद करो। मैं कहने लगा, कैसी मदद? तब उंगली के इशारे से दिखाने लगा कि कुछ सामान पड़ा हुआ है। मैंने देखा तो 4-5 गट्ठर रोड के किनारे पर पड़े हुए दिखाई दिए। मैं कहने लगा कि मैं क्या करूं? तब वह अधेड़ व्यक्ति कहने लगा कि ड्राइवर साहब, मेरी मदद करो। मैं पैसे पर मोहित नहीं हुआ था, लालच नहीं हुआ था। मुझे लगा कि अधेड़ व्यक्ति है, इसकी मदद करनी चाहिए। यह परेशानी में मुझे लग भी रहा था। तब मैं कहने लगा, ठीक है, आप सामान को मुझे पकड़ाओ, मैं ट्रक के अंदर रख देता हूं। मेरा आधा ट्रक खाली था और आधे में सामान भरा हुआ था। तो मैं वह चारों गट्ठरों को अपने ट्रक के अंदर रख लेता हूं और अधेड़ व्यक्ति को अपने केबिन में बिठा लेता हूं। फिर हम बात करते हुए चलते जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, इसमें क्या है? वो कहते हैं, इसमें कुछ दुकान का सामान है। मेरे गांव में मेरी अपनी दुकान है। इसी का सामान मैं शहर से लेकर के आता हूं। लेकिन आज जिस साधन पर था वह खराब हो गया था। वो मुझे बीच रास्ते में उतारकर अपनी मरम्मत करने के लिए चला गया। मैं फंस चुका था। मैंने बहुत ट्रकों को हाथ दिया कि मेरी मदद कर देंगे, लेकिन कोई ट्रक वाला रुका ही नहीं। आप बड़े अच्छे नेक दिल इंसान हो, आपने मेरी मदद की। वह अधेड़ व्यक्ति मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं कहने लगा कि चाचा, कोई बात नहीं है, कभी ना कभी किसी की मदद करनी चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों की मदद करता ही रहता हूं, आप चिंता मत कीजिए। आखिरकार 1 घंटे के सफर के बाद चाचा कहने लगे कि बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे? तब मैं कहने लगा, क्या बात है चाचा? मेरा गांव का रोड आ गया है। अगर वहां पर कोई साधन मिल गया तब तो मैं आपको बोलूंगा ही नहीं। अगर नहीं मिलता तो बेटा, यहां से 2 किलोमीटर दूर पर मेरा गांव है। अब रात हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे गांव तक यह सारा सामान पहुंचा दो बेटा। आप निराश मत हो, मैं आपका उचित पैसा दूंगा। मैं बोला, चाचा, पैसे की बात तो अलग है, लेकिन समस्या रोड का है। अधिकतर गांव का रोड खराब होता है। पता नहीं मेरा ट्रक जा पाएगा या ना जा पाएगा। वह तो देख करके ही मैं बता दूंगा। आखिरकार वो जगह आ चुकी थी। चाचा कहने लगे कि बेटा, घबराओ मत, हमारे गांव का रोड बहुत ही अच्छा है, आप बिल्कुल चल सकते हो। हमारे गांव में ट्रक आते जाते रहते हैं। अब लेट तो हो चुका था, लेकिन फिर भी ज्यादा लेट नहीं हुआ था। लगभग 10 से ऊपर का तो टाइम हो ही चुका था। मैं जाना तो नहीं चाहता था चाचा के गांव की तरफ, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे और सामान उनके पास में था। कोई रास्ता भी नहीं बचा था। मैं उनको आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकता था। तब मैं उनके गांव वाले रास्ते पर चल पड़ा। वह बहुत खुश नजर आ रहे थे। जब हम उनके गांव में पहुंच जाते हैं, तब सामान उतर जाता है। चाचा मेरी तारीफ पर तारीफ कर रहे थे।
बेटा कुछ देर आराम कर लो, मैं खाना बनवा रहा हूं, अब खाना खाकर ही जाना। मैं कहने लगा कि चाचा मुझे आगे का सफर भी करना है, मैं रुकूंगा नहीं, नहीं तो लेट हो जाएगा। लेकिन चाचा कहने लगे कि बेटा अब कहाँ होटल का खाना खाते रहोगे, आज मैं अपने घर का शुद्ध खाना आपको खिलाता हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की है। घर के और परिवार भी कहने लगे कि भैया कुछ ही देर में खाना बन जाएगा, अब खाना खा करके ही जाना। वह जिद करने लगे, फिर मुझे रुकना ही पड़ गया। जब मैं खाना पीना खा करके तैयार हो गया तब लगभग आधी रात के आसपास का टाइम, मतलब रात के 11 के आसपास का टाइम हो चुका था। चाचा मुझे पैसा भी दिए कि बेटा ये पैसा रख लो, तुम्हारी मेहनत का है। मैं तो बहुत परेशानी में फंसा हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज मैं अपने घर पर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की बेटा। वो कुछ पैसा दे रहे थे, मैं ले तो नहीं रहा था, लेकिन वो आश्वस्त करने लगे कि नहीं बेटा, यह आपका हक का पैसा है। मैं पैसा अपनी जेब में रखता हूं और अपना ट्रक स्टार्ट करके चल देता हूं। वहां से गांव से जो मेन रोड था लगभग 2 किलोमीटर की दूरी थी। मैं लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पार कर चुका था। अब वह रोड बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। दोनों तरफ में पेड़ पौधे भरे पड़े थे और उनके बीच से वह सड़क गुजर रही थी। मैं आराम से ट्रक चलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत ट्रक के आगे खड़ी नजर आई। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो शायद मेरे ट्रक से वह टकरा जाती। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। आज तक मैंने कभी एक्सीडेंट किया नहीं था। बड़े आराम से मैं ट्रक चलाता था, जल्दबाजी में दिखता नहीं था। लेकिन आज मेरे से कैसे गलती हो गई? वह बूढ़ी औरत मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? मैं तो रोड पर ही देख रहा था, तो मुझसे कैसे चूक हो गई? लेकिन मैं सही वक्त पर ब्रेक लगा चुका था। मेरे हाथ पैर फूल चुके थे। मुझे लग रहा था कि आज मुझसे बड़ा पाप होने जा रहा था। मैं अंदर ही अंदर कांप गया था। ट्रक रोकते ही मैं उस बूढ़ी औरत को देखने लगता हूं, जो अभी भी रोड पर खड़ी हुई थी, मेरी तरफ देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बूढ़ी औरत आई कहां से। इस वक्त ये रोड पर क्या कर रही है, जबकि आधी रात होने वाली है। मैं हॉर्न भी बजाता हूं ताकि वह बूढ़ी औरत हट जाए, लेकिन जैसे उसको लग रहा था कि सुनाई नहीं पड़ रही है। तब मैं नीचे उतरता हूं, बूढ़ी औरत के पास पहुंचता हूं और कहता हूं कि आंटी, बीच रोड पर क्यों चल रही हो और बीच रोड पर आप क्यों खड़ी हो? क्या आपको पता नहीं है कि बीच रोड से कभी चलना नहीं चाहिए? आप मेरे ट्रक से टकराने वाली थी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? बूढ़ी औरत जैसे मेरी आवाज को सुन नहीं पा रही थी, अतः मुझे लगा कि कहीं ये ऊंचा तो नहीं सुनती है। मैं बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता हूं, बिल्कुल पास। फिर जोर से कहता हूं कि आंटी, आप इस जगह पर क्या कर रही हो? आपको तो अपने घर पर होना चाहिए। आधी रात हो चुकी है। आप अकेले इस जगह पर क्या कर रही हैं? और आपको तो बीच सड़क से कभी चलना भी नहीं चाहिए, साइड से चलना चाहिए। आप मेरी ट्रक से टकराने वाली थी। मैंने तो देख लिया तो ब्रेक लगा दिया, नहीं तो न जाने क्या होता। बूढ़ी औरत अभी भी मेरे सामने ट्रक को देख रही थी, जैसे वह मेरी बात को सुन नहीं पा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों कर रही है। तब मैं बूढ़ी अम्मा को जोर जोर से चिल्लाते हुए, ताकि मेरी आवाज को सुन पाए, अब मुझे क्यों नहीं देख पा रही हैं? क्या उनकी नजरें कमजोर हैं? आवाज भी नहीं सुन पा रही हैं? मुझे लगा कि उनकी ओर नजदीक जाना चाहिए। मैं बिल्कुल सट करके खड़ा हो चुका था और मैं गलती कर चुका था। बूढ़ी अम्मा अचानक जोर से हंसती हैं। मुझे लगा कि यह ऐसा क्यों कर रही हैं? हंस क्यों रही हैं? उनकी आवाज अलग सी लग रही थी, बिल्कुल भारी भारी था, जैसे औरत ना हो करके कोई मर्द हो। ऐसी भारी आवाज उनकी हंसते हुए निकल रही थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक उनका चेहरा मोहरा सब कुछ बदल चुका था। सेकंड भी नहीं लगा था, जो मैं देख रहा था कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत नजर आ रही थी, अब एक काला रंग का इंसान जैसा बन चुकी थी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, चेहरा डरावना था। और जैसे ही मैं देखता हूं, मैं बहुत डर जाता हूं, भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन भाग भी नहीं पाता। वह बूढ़ी अम्मा अब एक शैतान बन चुकी थी। एक हाथ से मेरी कलाई पकड़ रखी थी, हंसते जा रही थी, अभी भी वह भी मर्द की आवाज में। अब तो औरत नजर भी नहीं आ रही थी, एक शैतान बन चुकी थी। और तब मैं समझ गया कि मैं आज फंस चुका हूं। जो मेरे साथ ही ड्राइवर कहा करते थे, ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, जब आधी रात होता है तभी नजर आते हैं। मैं उनकी बात पर कभी विश्वास नहीं करता था और आज मेरे साथ में वही हो रहा था। मुझे अब लगने लगा था कि मेरे दोस्त सही बात कहते थे। मैं उनकी बात पर कभी यकीन करता ही नहीं था, लेकिन आज यह सब देख करके मैं कांप गया था, डरा हुआ था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं।
वह शैतानी साया मेरी कलाई पकड़े हुए और अंधेरे के साइड में खींच करके ले जा रहा था और मैं बेबस हो चुका था। मुझे लग रहा था कि मेरे मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई है। मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया हो। मुझे उस टाइम बस यही लग रहा था कि मैं अब बचूंगा नहीं, ये शैतानी साया मुझे मार ही देगा। मैं कभी अपने ट्रक में जा नहीं पाऊंगा, ना मैं अपने परिवार से मिल पाऊंगा। मुझे ऐसा ही महसूस होने लगा। मुझे तो आवाज निकाल ही नहीं पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू जरूर निकल रहे थे, डर के आंसू निकलने लगे थे। मेरा बदन कांप रहा था, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। वह मुझे घसीट रहा था और मैं उसके साथ घसीटा हुआ जा रहा था। कोई भी विरोध नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल शांत उसके साथ में जा रहा था, जैसे वह मेरा कोई दोस्त हो। चाहे तो उसने मेरे ऊपर में कोई जादू कर दिया था। उस वक्त में मैं बेबस हो चुका था। मुझे रोड के किनारे एक पेड़ के पास लेकर के आ चुका था। वह घना पेड़ मुझे नजर आ रहा था, जैसे कोई इमली का पेड़ हो, ऐसा ही मुझे लग रहा था। वह मुझे पेड़ के पास खड़ा करके और फिर इमली के पेड़ पर गिलहरी की तरह चढ़ जाता है। मेरी आंखों के सामने से वह ओझल हो जाता है। कुछ पल तो मुझे वह दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन जैसे मैं अपने होश में नहीं था। मुझे समझ में तो सब कुछ आ रहा था कि मैं खतरे में आ चुका हूं, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। वह शैतानी साया तो पेड़ पर चढ़ चुका था और अभी भी मुझे वह नजर नहीं आ रहा था। एक पल के लिए जैसे मैं होश में आ गया था। अब फिर मैं वहां से भागता हूं, लेकिन जैसे ही भागता हूं ना, मैं किसी से टकरा करके जमीन पर गिर जाता हूं और मैं देखता हूं कि मैं जिससे टकराया हूं फिर वही शैतानी साया था। वह तो मेरे सामने उस इमली के पेड़ पर चढ़ चुका था। कब सामने आ गया? मैं पूरे होशो हवास में था। वह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा भारी आवाज में, अब भाग के दिखा दे, अब भाग कर दिखा दे। वह हंस रहा था, जोर जोर से यही बात बोल रहा था कि अब भाग कर दिखा, अब भाग के दिखा दे। मैं जब उसकी तरफ देखता हूं ना, तो उसकी हाइट पहले से और बड़ी नजर आती है। कुछ ज्यादा ही बड़ा वह मुझे दिखता है। उसकी आंखें अब चमकती हुई नजर आती हैं। मैं समझ गया, मैं अब जिंदा तो बचूंगा ही नहीं। अब मुझे यह जाने नहीं देगा। मेरी आवाज अब बंद नहीं थी। मैं रोने लगता हूं, उससे माफी मांगने लगता हूं कि मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूं। मैंने आपको देखा नहीं था, कब आप बीच सड़क में आ गए थे। मैं तो आपको एक बूढ़ी औरत समझ रहा था। मुझे पता नहीं था कि आप कौन थे। मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। आप मुझे जाने दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए। मेरी जान लेकर के आपको क्या मिलेगा? मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। मैं इकलौता घर में कमाने वाला व्यक्ति हूं। मेरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। जितना मैं ये बात बोल रहा था ना, और उतना ही वह शैतानी साया खुश हो रहा था, हंस रहा था। वह उछल रहा था जैसे उसको मजा आ रहा हो। जितना मैं उससे डर रहा था, उतना ही वह जोर जोर से हंस रहा था। मेरे रोने से उसको जैसे आनंद आ रहा हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मैं रोड की तरफ देख रहा था जहां पर मेरी ट्रक खड़ी थी। रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था ताकि मेरी आवाज दूर तक पहुंचे, फिर मेरी मदद हो सके। जिस गांव में गया था ना, वहां से उसकी रोशनी मुझे नजर आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं जोर से चिल्लाऊंगा ना, तो शायद मेरी आवाज उस गांव तक पहुंच सकती है, क्योंकि वातावरण बिल्कुल शांत था। मैं जानता था कि रात में आवाज दूर दूर तक पहुंच जाती है। और वैसे ही मैं शोर कर रहा था, चिल्ला रहा था, उससे माफी मांग रहा था, रो रहा था ताकि वह मुझ पर रहम कर सके। लेकिन वह तो बहुत खुश हो रहा था। मुझे परेशानी में देखकर उछल कूद कर रहा था। उसको आनंद आ रहा था मुझे परेशानी में देख करके। मैं समझ गया कि मैं यहां से जिंदा तो निकल नहीं पाऊंगा। मैं भागने की भी कोशिश कर लिया था। मैं भाग नहीं पाया, तो मैं अब कैसे यहां से भाग पाऊंगा? कोई भी तरकीब मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे बस यही तरकीब सूझ रही थी कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं ताकि मेरी आवाज उस गांव तक पहुंच जाए और गांव के लोग आकर के मेरी मदद कर सकें। यही एक रास्ता था और दूसरा रास्ता मुझे सूझ नहीं रहा था। मैं वही करता हूं, चिल्लाता हूं, उससे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं जितना उससे प्रार्थना करता था, उसको तो बड़ा मजा आता था, उतना ही जोर जोर से हंसता था। एक पल ऐसा मुझे लगने लगा था कि मैं ज्यादा देर तक सही सलामत खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मुझे चक्कर आने लगे थे। डर की वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बेहोश होकर के गिर ना जाऊं। मैं कभी भूत प्रेत को मानता नहीं था, और आज मैं उसके सामने खड़ा था तो डर शरीर में तो बैठ ही चुका था, और वह डर मुझे और डरा रहा था। लेकिन मैं अभी तक हिम्मत बांधे था। मैं जोर जोर से जितना चिल्लाता रहा, लेकिन कब तक? आखिरकार मैं कब बेहोश होकर के जमीन पर गिर चुका था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। और जब मैं गिर रहा था ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मैं होश में आता हूं ना,
तो मेरे पास 10 से 15 लोग दिखाई दे रहे थे। मैं खुले में नहीं था, ना मैं पेड़ के पास था, मैं एक घर में था। आसपास में लोग खड़े हुए आपस में बात कर रहे थे। एक साधु बाबा जैसे व्यक्ति भी दिख रहे थे। वह मेरे सीने पर हाथ रख करके कोई मंत्र बोल रहे थे। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूं, मैं फिर चीखने लगता हूं। मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूं और आसपास में जितने लोग ये खड़े हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं, ये मरे हुए लोग हैं, ये आत्मा है। मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। वह साधु बाबा जो मेरे सीने पर हाथ रख करके मंत्र को पढ़ रहे थे, जैसे ही मुझे देखते हैं कि मैंने अपनी आंखें खोल दी हैं और फिर मैं चीखने चिल्लाने लगता हूं, तब वह जोर जोर से मंत्र को पढ़ने लगते हैं। मैं और डरता हूं। मुझे लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूं, जो आत्माओं की दुनिया है। ये सब मरे हुए व्यक्ति हैं, मेरे साथ में अब न जाने क्या कर रहे हैं। लेकिन एक आवाज मेरे कानों में गूंजती है, बेटा तुम अब कैसे हो। जैसे आवाज को मैं पहचानता हूं, लेकिन उस वक्त में मुझे उस आवाज की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन वह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। तब मैं आंख खोलता हूं, दोबारा से देखता हूं कि ये तो वही व्यापारी थे जिसका सामान लेकर अपने ट्रक पर मैं छोड़ने के लिए आया था। वही थे। तब मैं झटका खाकर उठकर बैठ जाता हूं। मैं यहां पर कैसे आया? मैं यहां पर कैसे आया? मेरे साथ में क्या हुआ है? मेरे साथ में क्या हुआ है? मैं डर गया, चीखने लगा, चिल्लाने लगा और मेरी चीख सुनकर के बाकी लोग भी वहां थोड़ा डर चुके थे। तब साधु बाबा कहते हैं कि आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, आप लोग बाहर निकल जाइए। वो लोग सारे बाहर निकल जाते हैं। तब साधु बाबा मेरी आंखों में देखते हुए कहते हैं, नौजवान, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? जैसा महसूस कर रहे हो मुझे बताओ, क्या तुम्हें वह शैतान अभी भी दिख रहा है? मुझे तो वह साधु बाबा भी डरावना दिख रहे थे। मुझे लगा कि वही शैतान है, अपना भेष बदला हुआ है। जब वह बूढ़ी औरत से मर्द बन सकता है तो कोई भी रूप धारण कर सकता है। मैं इसलिए और डरा हुआ था। लेकिन साधु बाबा मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं कि मुझसे डरो मत, मैं तांत्रिक हूं। जो भी परेशानी हो मुझे बताओ। अब तुम क्या महसूस करते हो? क्या वह शैतान तुम्हें अभी भी नजर आ रहा है और तुम देख पा रहे हो उसको? मैं अभी भी डरा हुआ था। मैं आंखें बार बार बंद कर रहा था, लेकिन साधु बाबा मुझे बार बार कह रहे थे कि अपनी आंखें खोलो, जवाब मुझसे बात करो, मुझे बताओ कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। वह शैतान अभी भी तुम्हें दिखाई दे रहा है? तुम मुझे बताओगे तभी तो मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगा। मैं डरा हुआ था। मैं आंखें खोलता हूं, चारों तरफ देखता हूं। अब तो वह घर खाली हो चुका था। जो भी लोग थे साधु बाबा ने बाहर भेज दिया था। उस घर में मैं और सिर्फ साधु बाबा थे। साधु बाबा तो मेरे पास में थे, लेकिन दीवार के पास में मैं एक काला साया जरूर देख रहा था। कभी कभी वह गहरा काला हो जाता था, फिर वह धुंधला हो जाता था। देखने में साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करता था, खोलता था ताकि मुझे साफ दिखाई देने लगे। वह साधु बाबा बार बार कह रहे थे कि तुम डरो मत, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बस इतना इशारा कर दो कि वह कहां पर है, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। मुझे इशारा करके बता दो। मैं फिर अपनी आंखें खोलता हूं। उस दीवार के पास देखता हूं तो उसकी आंखें चमकती हुई नजर आती हैं। शरीर तो बिल्कुल धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों से जैसे रोशनी निकल रही हो। मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं डरा हुआ था। मैं उंगली के इशारे से बता देता हूं और जैसे ही इशारा करता हूं ना, मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। और उसी टाइम साधु बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और कहते हैं, तू भाग नहीं सकता है, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। इस गांव के लोगों को तो परेशान किया तो किया, लेकिन अब यात्रियों को भी तू परेशानी में डालने लगा। मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था ना कि तुम इस जगह को छोड़ करके दूर कहीं चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। मैं इस एरिया को छोड़ करके ऐसी जगह जाऊंगा जहां पर कोई इंसानी बस्ती ना हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें अब माफ नहीं करने वाला हूं। तुम इस घर से बाहर निकल भी नहीं सकते हो। मैंने अपने मंत्र जाल से इस घर को अच्छी तरह से बांध दिया है। अब तुम बुरी तरह से मेरे जाल में फंस चुके हो। अब हिम्मत है तो इस घर से भाग करके दिखाओ, तुम्हें पता लग जाएगा। मैं तो अपनी आंखें बंद किए हुए था। मैं आंखें खोलना नहीं चाहता था। मैंने उस शैतानी साये को दीवार के पास में देखा था और मैं बेहद डरा हुआ भी था। साधु बाबा उस शैतानी साये से बात कर रहे थे, उसको समझा रहे थे कि तू चाह करके भी भाग नहीं पाएगा। अब तेरे पास में कोई रास्ता बचा नहीं है। इस लड़के के शरीर को छोड़ दे, अब मेरे पास में आ जा। मैं तुझे वादा करता हूं कि तेरे साथ में कोई बुरा नहीं करूंगा।
हाँ, तुझे इस एरिया से जरूर मैं ऐसी जगह में छोड़ूंगा जहां पर कोई इंसानी बस्ती ना हो, ताकि तू किसी इंसान को दोबारा से परेशान ना कर सके, किसी को तू खतरे में डाल ना सके, किसी की जान तू ले ना सके। अब आ जा मेरी थैली में, मेरे थैले में ही अब तुझे आना पड़ेगा। कब तक इधर उधर भागेगा? मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। और हाँ, इस नौजवान का सवाल, तो तू इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसे तू जरूर परेशान कर सकता है, लेकिन इसको तू मार नहीं सकता। मैं हूं यहां पर, मैं तुमसे बोल रहा हूं, मेरे थैले में आ जा, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो मैं वह काम करूंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है। मैं तुझे मंत्र की शक्ति से जला करके राख कर दूंगा। अगर तू ऐसा ही चाहता है तो देख मेरा, तू अब मंत्र का शक्ति। ये सब बातें मेरे कानों में पड़ रही थी ना, तो मैं और डर रहा था। क्या वह शैतानी साया मेरे अभी भी शरीर में बैठा हुआ था, जो बाबा जी कह रहे थे? अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? मेरा ट्रक कहां पर है? मेरे ट्रक में माल लोड है। मुझे मेरा ट्रक की भी चिंता थी, ऊपर से मेरी भी चिंता थी। बाबा जी चीख रहे थे, मंत्र को बार बार बोल रहे थे, वह शैतानी साया को अपनी झोली में बुला रहे थे, और मैं बेहोश हो चुका था। मेरी आंखें बंद हो चुकी थीं, शायद मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मुझे होश आता है तो मैं इस कमरे में था, लेटा हुआ था। अभी व्यापारी अंकल मुझे जगा रहे थे। बेटा अब उठ जा, दोपहर हो चुकी है, सब कुछ सही हो गया है, अब तू डर मत। अब डरने का कोई मतलब भी नहीं है, जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। वह साधु बाबा उस शैतानी आत्मा को अपने साथ लेकर के जा चुके हैं। अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा, ना किसी की जान के साथ खिलवाड़ करेगा। अब उठ जा बेटा। मैं अपनी आंखें खोल देता हूं तो वही अंकल थे, व्यापारी अंकल। मैं उनसे पूछता हूं कि मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं डरा हुआ था अभी भी। तब अंकल कहते हैं कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानता था तभी उस साधु बाबा को बुलाया था। वह साधु बाबा पहले भी उस शैतानी साय को पकड़ चुके थे। वो इस एरिया से जा चुका था और कई सालों तक किसी के साथ में परेशान नहीं किया था। तो हम लोग मान चुके थे कि अब इस एरिया में नहीं है। हम लोग निश्चिंत हो गए थे। लेकिन तुम्हारे साथ यह घटना हो गई थी। जब तुम चले गए थे ना, तो हम लोग अभी सोए नहीं थे, हम आपस में बातचीत कर रहे थे। तब तुम्हारी आवाज चीखने की, चिल्लाने की हमें रुक रुक करके आने लगी थी। हम समझ नहीं पा रहे थे। मैं तुम्हारी आवाज को तो पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन इतना लग रहा था कि रोड पर कोई मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करता हूं, फिर हम उस जगह पर आते हैं तो मैं देखता हूं कि तुम्हारा ट्रक खड़ा हुआ है। तब मैं समझ जाता हूं कि तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ तो हुआ है। पेड़ के पास तुम बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। हम सब मिलकर के तुम्हें उठाकर लाते हैं। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा भी ट्रक पास में खड़ा है। हमारे गांव में भी ड्राइवर हैं और उन्हीं की मदद से मैं तुम्हारे ट्रक को गांव में ला चुका हूं। तुम भी सुरक्षित हो और तुम्हारा ट्रक भी सुरक्षित है। बेटा माफ करना, मेरी ही वजह से तुम खतरे में पड़ गए थे। अगर मुझे जानकारी हो जाती कि वह शैतानी साया फिर से हमारे एरिया में आ चुका है, तो मैं तुम्हें लाने की कभी कोशिश नहीं करता। बेटा इसमें मेरी गलती है, लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका है। मैं चारों तरफ देखता हूं, वाकई में दिन की रोशनी फैली हुई थी। तब मैं अंकल से पूछता हूं कि टाइम कितना हुआ है। टाइम बताते हैं और तब मैं कहता हूं कि अंकल मुझे अब निकलना होगा, मैं पहले ही लेट हो चुका हूं और मैं लेट होना नहीं चाहता। अंकल कहते हैं कि बेटा आज आराम कर लो, कल चले जाना। और तब मैं कहता हूं कि नहीं अंकल, मैं काफी लेट हो चुका हूं, दोबारा मैं लेट नहीं होना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा तो टाइम पर शायद मैं पहुंच पाऊं। माल अर्जेंट है, इसको भी पहुंचना जरूरी है। अंकल तो रोकना चाहते थे, लेकिन मैं रुकता नहीं हूं। ट्रक दौड़ते हुए और फिर उसी पेड़ के पास से गुजरता हूं जहां पर यह सब घटना मेरे साथ में हुई थी। जैसे ही इमली को पेड़ का देखता हूं, ना तो इमली के पेड़ हिलता हुआ नजर आता है। मैं एक बार फिर डर जाता हूं। फिर मैं पीछे मुड़कर के देखा नहीं हूं। इस घटना को तो घटे कई साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कल की बात हो। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई।